इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक सवाल आता है। इतने सारे टाइप हैं इसके, कॉन्ट्रा फंड, वैल्यू फंड, स्मॉल कैप और भी ना जाने कितने। आखिर क्या फ़र्क है इन सब में और कैसे आप गलत फंड चुनने से बच सकते हैं? कौन सा फंड ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा रिस्की है और कौन सा आपकी ज़रूरतों के हिसाब से ठीक रहेगा? तो आज आपके ये कन्फ्यूजन हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के 13 टाइप जो सेबी ने हर तरह के इन्वेस्टर को ध्यान में रखकर बनाए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड की दुनिया को आसान बनाने। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आपको हर फंड के पीछे क्या लॉजिक है उसको डिटेल में समझाना है, ताकि आप हर टाइप को आसानी से पूरा समझ पाएं। और आपको पता ही है, किसी भी चीज़ को डिटेल में समझने के लिए टाइम तो देना ही पड़ता है। यहाँ एक डिस्क्लेमर, दोस्तों ध्यान रहे, मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट टिप देता हूँ और ना ही दे रहा हूँ, पर मैं आपको काबिल बनाऊंगा ताकि आप म्यूचुअल फंड की हर बारीक से बारीक चीज़ को आसानी से समझ सको और चुन सको कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सा इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए ठीक है। और दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न का इसके फ्यूचर रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड को समझते हैं और उसमें भी हम समझते हैं कि ये इक्विटी क्या चीज़ है। तो इक्विटी का मतलब होता है किसी भी कंपनी में आपका हिस्सा या फिर कहें हिस्सेदारी। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो आपके पैसे को सीधा कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट करता है। मतलब जब आपने अपना पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा उन कंपनियों में लगता है जिस टाइप का आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड ले रखा है। इसका मेन मकसद होता है लॉन्ग टर्म में पैसे को बढ़ाना, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर के लिए सही है जो लंबी प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो अब समझते हैं इसके 13 टाइप को, और हमने हर एक फंड को एक सिंपल नाम देंगे ताकि आप इनको ज़िंदगी भर ना भूल पाओ। तो इस कैटेगरी का सबसे पहला म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप फंड, यानी कि बड़े खिलाड़ी। लार्ज कैप फंड वो फंड होते हैं जो भारत की सबसे बड़ी और मजबूत पहली 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो सवाल ये उठता है, ये पहली 100 कंपनियां आखिरकार कौन होती हैं और ये कैसे डिसाइड होता है कि इन्हीं कंपनियों को लार्ज कैप कंपनी कहेंगे? तो इसको कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू से डिसाइड किया जाता है। मार्केट वैल्यू ये दिखाता है कि मार्केट में किसी कंपनी की टोटल शेयर की टोटल वैल्यू कितनी है। इसको हम एक आसान से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वन शेयर इनटू टोटल शेयर ऑफ कंपनी। अब मानो अगर किसी कंपनी के एक शेयर का प्राइस 1000 रुपये है और उस कंपनी के टोटल 1 लाख शेयर हैं मार्केट में, तो कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू 10 करोड़ रुपए हुई। तो मार्केट कैप के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी मिड कैप है या कौन सी स्मॉल कैप है। तो जितनी बड़ी मार्केट वैल्यू उतनी ही बड़ी कंपनी। जैसे कि लार्ज कैप में रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनी आती हैं। अब ये कंपनी काफ़ी स्टेबल होती हैं और अपने सेक्टर की लीडर होती हैं और ऑलरेडी अपने पीक पे होती हैं। तो इन कंपनियों में आगे चलकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कम ही होती है। अभी सेबी की गाइडलाइन के अनुसार लार्ज कैप फंड को अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का कम से कम 80% भारत की टॉप 100 कंपनियों में ही लगाना होता है। ये किसके लिए सही है? जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और ठीक ठाक रिटर्न चाहते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट प्लान 5 साल या उससे ज़्यादा का है और जो शॉर्ट टर्म में मार्केट फ्लक्चुएशन से ज़्यादा परेशान नहीं होते। इसमें दूसरा टाइप आता है मिड कैप फंड, एक तेज़ रफ्तार घोड़ा। मिड कैप फंड उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से 250 पोजीशन पे आती है। ये कंपनियां लार्ज कैप कंपनी से छोटी होती हैं, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ के पोटेंशियल काफ़ी रखती हैं। कुछ कंपनियां हैं इसमें जैसे डोम्स इंडस्ट्री। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा थोड़े रिस्क के साथ जल्दी ग्रो करे और आप शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव से ज़्यादा परेशान नहीं होते, तो मिड कैप फंड आपके लिए एक ठीक चॉइस है। अभी सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार मिड कैप फंड को अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का कम से कम 65% मिड कैप कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना होता है। इसमें तीसरा टाइप आता है स्मॉल कैप फंड, एक रिस्की रॉकेट। सोचिए एक रॉकेट लॉन्च होने वाला है, अगर सब कुछ सही चला तो ये आसमान छू लेगा, लेकिन अगर छोटी सी भी गलती हुई तो ये नीचे गिरने में वक्त नहीं लगाएगा। तो ऐसे ही होते हैं स्मॉल कैप फंड, हाई ग्रोथ के साथ हाई रिस्क रखते हैं। ये वो कंपनी होती हैं जो अभी तो छोटी हैं मगर फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ ले सकती हैं। ये
251 से लेके बाकी जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हैं सभी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आती हैं। अब स्मॉल कैप फंड इन्हीं छोटी लेकिन पोटेंशियल वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। ये उनके लिए ठीक है जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, पर उनको रिटर्न भी लार्ज कैप और मिड कैप से ज़्यादा चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि ये कंपनी छोटी है तो शॉर्ट टर्म में इनके शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये फंड काफ़ी रिस्की होते हैं लेकिन रिटर्न भी बड़ा हो सकता है। आमतौर पे नए इन्वेस्टर को इनसे काफ़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वो इसकी रोज़ की उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाएंगे और परेशान हो जाएंगे। अभी सेबी की गाइडलाइन के अनुसार स्मॉल कैप फंड को अपने टोटल पैसे का कम से कम 65% स्मॉल कैप कंपनियों में ही लगाना होता है। इस कैटेगरी की कंपनी है जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अब इस फंड ने 65% तो सेबी के हिसाब से लगा दिया, मगर जो बाकी 35% इन्वेस्टमेंट जो बची हुई है उसका फंड हाउस क्या करता है, तो ना केवल स्मॉल कैप फंड में बाकी दूसरे फंड की भी बची हुई इन्वेस्टमेंट को फंड हाउस अपनी समझ से दूसरे शेयर्स या ऑप्शन जैसे डेब्ट या मनी मार्केट में लगा सकता है, ताकि इन्वेस्टर को एक बेहतर रिटर्न मिल सके। ये सब सेबी के नियमों के अंदर होता है। यहाँ एक सवाल आता है, तो क्या ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी रोज चेंज होती है? तो इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। इस कैटेगरी में 4 टाइप आता है, लार्ज कैप और मिड कैप फंड, यानी कि 2 का तड़का। अब मानो आप अपनी इन्वेस्टमेंट में बैलेंस चाहते हो और आप ना तो बहुत ज़्यादा सेफ चाहते हो और ना ही हाई रिस्क, बल्कि एक बीच का रास्ता चाहते हो। यह फंड एक कॉम्बो है जिसमें लार्ज कैप कंपनी की स्टेबिलिटी होती है और मिड कैप कंपनी की ग्रोथ होती है। तो लार्ज एंड मिड कैप आपको एक बीच का रास्ता देते हैं। तो इस फंड को कम से कम 35% लार्ज कैप में और 35% मिड कैप कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना होता है। अब जो आगे 2 फंड है ये दोनों ऑलमोस्ट सेम से ही हैं और ज़्यादातर लोग इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन गलत ले लेते हैं। तो ये फंड है मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड। हम इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आप इन्हें ज़िंदगी भर कभी ना भूल पाओ। इसका 5th टाइप है मल्टी कैप फंड, यानी कि सबका थोड़ा थोड़ा। इनको हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड भी बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मानो आप एक रेस्टोरेंट में थाली खाने के लिए बैठे हो, जिसमें रेस्टोरेंट का रूल है कि आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खानी ही होगी, जैसे कि थोड़ा राइस, थोड़ी दाल और थोड़ी रोटी। बस यही रूल मल्टी कैप फंड में भी होता है। सेबी ने इसमें क्लियर कर रखा है कि इस फंड को 75% इक्विटी मार्केट में ही लगाना होगा और उसमें भी एक रूल है कि इस फंड टाइप को कम से कम 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में ही लगाना जरूरी है। बाकी 25% जो इन्वेस्टमेंट बची है फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ से कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है। इस फंड में हर कैटेगरी का एक बैलेंस बना रहता है। ये उनके लिए ठीक है जो रिस्क भी बैलेंस चाहते हैं और रिटर्न भी ठीक ठाक ही चाहते हैं। अब इस कैटेगरी में जो 6 टाइप है वो है फ्लेक्सी कैप फंड, या फिर कहें फंड मैनेजर की मर्जी। इसको भी हम एक रेस्टोरेंट के एग्जांपल से ही समझेंगे। अब मानो आप एक रेस्टोरेंट में हो जब बफे सिस्टम लगा है, मगर यहाँ कोई रूल नहीं है कि आपको क्या लेना है। आप चाहो तो पूरे राइस खा सकते हो, या फिर आपको सिर्फ डेजर्ट खाना है तो आप पूरे डेजर्ट भी खा सकते हो। बस यही फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सी कैप फंड में होती है। इसमें फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता कि फंड मैनेजर को कितना % स्मॉल कैप में या मिड कैप में या फिर कहीं लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना होता है। मगर इस फंड टाइप में सेबी का एक नियम होता है कि इस फंड टाइप को अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का कम से कम 65% इक्विटी मार्केट में ही लगाना होगा। ये फंड मार्केट के मूड के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट बदलता है। मार्केट जब ऊपर जा रहा हो तो फंड मैनेजर लार्ज कैप चुन सकता है, और मार्केट में जब ग्रोथ का मौका दिखता है तो फंड मैनेजर मिड या स्मॉल कैप चुन सकता है। अब हम उस सवाल का आंसर देखते हैं कि क्या कंपनी की रैंकिंग रोज चेंज होती है, तो इसका जवाब है नहीं। मगर हर 6 मंथ में ये रिव्यू होता है कि किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी है या घटी है। तो अगर किसी भी कंपनी की रैंकिंग चेंज होती है तो म्यूचुअल फंड को भी उसी के अनुसार अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज करना होता है। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को ठोक दें, ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आगे हम कुछ ऐसे रेयर और अनयूजुअल म्यूचुअल फंड देखेंगे जिसे शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा, और ये जानकारी आपके लिए बिल्कुल नई होगी। अब आते हैं कुछ अतरंगी म्यूचुअल फंड पे जो काफ़ी लोगों की समझ से ही परे हैं। जैसे कि 7 टाइप है कॉन्ट्रा कैप फंड, उल्टी सोच सही मौका। सोचिए पूरी मार्केट किसी कंपनी से डर कर भाग रही है और हर कोई उस शेयर को बेच रहा है, लेकिन एक फंड मैनेजर ऐसा है जो उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। अब आप सोचोगे क्या पागलपन है, क्या स्ट्रेटेजी है ये? तो बस यही है कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड ये थोड़ा नहीं काफ़ी अलग फंड है।
ये मार्केट की उल्टी डायरेक्शन में इन्वेस्ट करता है। फंड मैनेजर को भरोसा होता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी वापस बढ़ेंगी और अच्छा प्रॉफिट देंगी। कॉन्ट्रा फंड सोचता है जब सब बेच रहे हैं तो शेयर सस्ता मिल रहा है, अगर कंपनी स्ट्रांग है तो फ्यूचर में फिर से बढ़ेगी। अगर फंड मैनेजर की प्रेडिक्शन सही रही तो ग्रोथ बहुत तेज हो सकती है, और अगर गलती से भी गलत प्रेडिक्शन हुई तो नुकसान भी उतना ही हो सकता है। शॉर्ट टर्म में इस फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है और इसकी वैल्यू शॉर्ट टर्म में नहीं बढ़ती, क्योंकि इन कंपनियों को टाइम चाहिए है रिकवर होने के लिए। तो कॉन्ट्रा फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कम से कम 5 से 7 साल का पेशेंस चाहिए। ये उनके लिए ठीक है जो रिस्क लेने से नहीं डरते और प्रॉफिट के लिए भी लंबे समय तक रुक सकते हैं। तो नए इन्वेस्टर को इनसे एक नहीं 100 फुट की दूरी बना के चलना चाहिए, नहीं तो नए इन्वेस्टर भी उल्टे हो जाएंगे जैसे ये फंड है उल्टा। सेबी के नियमों के अनुसार मिनिमम 65% इस तरह के फंड को इस तरह की कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना होता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो 8 टाइप है वो है वैल्यू कैप फंड, सस्ता है तो अच्छा है। कॉन्ट्रा फंड और वैल्यू फंड में बस एक थिन लाइन का ही डिफरेंस है। जैसे वैल्यू फंड केवल उन कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है और रिलायबल है और मैनेजमेंट भरोसेमंद है, मगर अभी इनका मार्केट प्राइस कम है, या ये कहें अभी ये कंपनी मार्केट में अंडर वैल्यू है, लेकिन कंपनी की रियल स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत है। ये कॉन्ट्रा फंड जैसे नहीं है कि लोग बेच रहे हैं और फंड मैनेजर खरीद रहा है। इस फंड में फंड मैनेजर सोचता है ये अभी सस्ते हैं, टाइम के साथ बढ़ेंगे, तो आप इसमें 4 से 5 साल का टाइम होरिजन रख सकते हैं, क्योंकि अंडर वैल्यू फंड कंपनी को अपनी असली वैल्यू तक पहुंचने के लिए वक्त लगता है। सेबी के नियमों के अनुसार इस तरह के फंड को अपना 65% इन्वेस्टमेंट इस तरह की कंपनियों में ही लगाना होता है जो अभी नीचे जा रही हैं। अब इसका 9th टाइप आता है डिविडेंड यील्ड फंड, यानी कि हर साल बोनस। अब आप चाहते हो आपका पैसा इन्वेस्टेड रहे और हर साल आप कैश इनकम भी चाहते हो, मगर बिना अपने म्यूचुअल फंड बेचे, तो ये पॉसिबल होता है डिविडेंड यील्ड फंड के जरिए। डिविडेंड यील्ड फंड वो फंड है जो उन कंपनियों के शेयर खरीदता है जो रेगुलर डिविडेंड देती है। हम डिविडेंड को कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा भी बोल सकते हैं। इस फंड टाइम में जो भी कंपनी होती है अगर वो प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्टर को डिविडेंड के रूप में देती है, जिसे आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हो या फिर कैश के रूप में निकाल भी सकते हो। ये फंड आमतौर पर लार्ज कैप या स्टेबल कंपनियों में ही इन्वेस्ट करता है, इसलिए शॉर्ट टर्म में ये फंड मार्केट अप एंड डाउन से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। इसमें रिस्क लो या मॉडरेट होता है। फंड का मेन मकसद होता है ग्रोथ के साथ साथ रेगुलर इनकम देना। जो लोग अपने फंड से कुछ ग्रोथ भी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके पास कुछ इनकम भी आती रहे, तो ये फंड उनके लिए ठीक है। सेबी के अनुसार इस फंड टाइप को मिनिमम 65% डिविडेंड देने वाली कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसका 10 टाइप आता है फोकस फंड, कम लेकिन दमदार। जहां बाकी फंड उनकी इन्वेस्टमेंट को कई कंपनियों में बांट सकते हैं, वहीं फोकस फंड सिर्फ 20 से 30 कंपनियों में ही इन्वेस्ट करता है। सेबी की गाइडलाइन के अनुसार फोकस फंड सिर्फ 30 कंपनियों में ही इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। फोकस फंड में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड होता है और डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी कम होती है। अगर तो फंड ने सही कंपनी चुनी होगी तो रिटर्न बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर सिलेक्शन गलत हो गया तो लॉस भी उतना ही ज़्यादा हो सकता है। तो जनरली नए इन्वेस्टर को ये फंड रिकमेंड नहीं किए जाते। क्या आप जानते हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड सिर्फ एक इंडस्ट्री में ही इन्वेस्ट करते हैं और तो कुछ पूरे ट्रेंड के हिसाब से ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि दोनों में क्या फ़र्क है, तो देखते हैं इन दोनों को और समझाते हैं आपको कि ये कैसे काम करते हैं। तो इसका 11th एंड 12th टाइप आता है सेक्टोरल एंड थीमेटिक इक्विटी फंड, या फिर कहें एक सेक्टर और एक थीम। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड लगभग एक जैसे होते हैं, बस उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होती है। जहाँ सेक्टोरल फंड सिर्फ एक सेक्टर में पैसे लगाता है, वहीं थीमेटिक फंड एक थीम के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। मुझको पता है इससे आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा, तो चलो इन दोनों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सेक्टर बोले तो जैसे कि बैंकिंग सेक्टर या आईटी सेक्टर, जैसे कि इस फंड में एक एग्जाम्पल है निपॉन इंडिया फार्मा फंड, जो सिर्फ फार्मा सेक्टर की कंपनियों में ही इन्वेस्ट करता है। ये उनके लिए ठीक है जो स्पेसिफिक एक सेक्टर पे भरोसा रखते हैं और सोचते हैं कि आने वाले टाइम में ये काफ़ी ग्रो करेगा। इस तरह के टाइप में हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही हाई होता है, क्योंकि अगर वो सेक्टर किसी भी कारण से नीचे आ गया तो आपका पैसा भी उसी तेज़ी से नीचे आ जाएगा। जबकि थीमेटिक फंड एक थीम या फिर कहें एक आइडिया पे इन्वेस्ट करता है जो किसी भी सेक्टर से जुड़ा हो सकता है, या फिर कहें उस थीम में काफ़ी सारे सेक्टर भी हो सकते हैं। जैसे कि डिजिटल थीम में मोती ओसवाल डिजिटल फंड एक फंड है और ये थीम के अनुसार फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करता है, जैसे आईटी में, ई कॉमर्स में या फिर फिनटेक जैसे सेक्टर में वो इन्वेस्ट करता है।
ये उनके लिए ठीक है जो स्पेसिफिक थीम में विश्वास रखते हैं, जैसे डिजिटल इंडिया या डिफेंस की थीम या इलेक्ट्रिकल व्हीकल की थीम। इसका 13 टाइप है ELSS यानी कि टैक्स सेविंग फंड। ELSS एक ऐसा टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जो सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक की हर फाइनेंशियल ईयर में टैक्स की छूट दिलाता है। तो आप अपने टोटल इनकम में से 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट इस फंड में दिखा सकते हो। पर ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही लागू होता है, मगर न्यू टैक्स रिजीम में आपको इसकी कोई भी छूट नहीं मिलती है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, आप इस तरह के म्यूचुअल फंड को डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से 3 साल से पहले सेल नहीं कर सकते। तो आज हमने जाना इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और ये कैसे आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में एक बैलेंस ला सकता है। डेब्ट फंड का क्या सीक्रेट है और इस फंड के हर एक टाइप को डिटेल में समझेंगे। तो नमस्कार आप सबको, आप देख रहे हैं फंड निवेश, जहां सिर्फ बात होती है म्यूचुअल फंड की।